देखो, जो डॉक्टर अच्छा होगा वो कभी दूसरी पैथी को मना नहीं करेगा। जो आयुर्वेद के ड्रॉबैक्स हैं उसको एलोपैथी कवर कर देती है, जो एलोपैथी की ड्रॉबैक्स हैं उसको हम कवर कर देते हैं, और पेशेंट को जो एंड ऑफ द डे डिजीज़ में आराम मिलता है, और मिलना भी यही चाहिए। डॉक्टर की तो यही है कि भाई पेशेंट को आराम मिले, कैसे भी मिले। तो डायलिसिस और ट्रांसप्लांट पेशेंट के लिए तो बिल्कुल नई टर्म होती है। जब उसे पता चलता है कि किडनी फेल हो चुकी है, पजल रहता है डायलिसिस क्या है, ट्रांसप्लांट क्या है। तो क्या है, जब स्टार्टिंग में तो पेशेंट को मेडिसिन से ही मैनेज करना चाहिए डिजीज़ को। इमरजेंसी सिचुएशंस में डायलिसिस करानी चाहिए, मेडिसिन का बिल्कुल इफेक्ट ना आए तब डायलिसिस करानी चाहिए। एक और गलती करते हैं, पेशेंट मेडिसिन लेना छोड़ देते हैं ट्रांसप्लांट कराते ही। उन्हें लगता है कि अब तो सॉर्टेड हो गया, अब डॉक्टर के पास जाना ही क्यों है, क्योंकि रिपोर्ट्स आ जाती है नॉर्मल। तो बीपी की मेडिकेशन, डायबिटीज़ की मेडिकेशन सब क्विट करना शुरू कर देते हैं, फिर और जल्दी रिजेक्ट होता है। पहला तो ये है कि पेशेंट को ये दिमाग से निकाल देना चाहिए कि उन्होंने ट्रांसप्लांट करा लिया तो उनकी पूरी लाइफ सॉर्टेड होगी। सॉर्टेड नहीं हुई है, उन्होंने जो आज होना था उसको डिले किया है कल के लिए। एक ट्रांसप्लांट इंडिया में जो एवरेज है वो 2 साल से लेके और 10 साल तक चलता है एवरेज। Namaskar and welcome to Z News Storymakers. I'm Divya and today we bring you an inspiring story from the world of traditional Indian medicine. Joining us is a remarkable figure in Ayurvedic healthcare, Dr. Deepak Dhankar. A state topper, gold medalist and a certified Ayurvedacharya, Dr. Dhankar is widely recognized for his groundbreaking work in chronic kidney disease treatment. Now, through his effective herbal protocols, he has helped many patients avoid dialysis and reclaim their health naturally. Today, we'll uncover his journey, his approach, and the impact he is creating in the lives of countless individuals. Dr. Dhankar, it's an honor to have you with us today. So, welcome. पहले आई थिंक हम चालू ही करते हैं बिकॉज आप स्पेशलिस्ट हैं CKD के, दैट इज़ क्रोनिक किडनी डिजीजेस. सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट. तो प्लीज़ टेल अस कि आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव क्या है CKD का, एलोपैथिक पर्सपेक्टिव क्या है, एंड काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि कम्प्लीटली क्योरेबल है. व्हाट इज़ द आइडिया बिहाइंड दैट थॉट? इज़ इट द ट्रूथ और नॉट? बेसिकली CKD या क्रोनिक किडनी डिजीज़ बोलें, या आम भाषा में हम हिंदी में बात करें, किडनी बोल देते हैं, किडनी फेल हो गई पेशेंट की। तो आयुर्वेदिक और एलोपैथिक कॉन्सेप्ट में कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है अगर क्योरेबिलिटी की बात करें तो। दोनों ही पैथीज इस बात पे एग्री करती हैं कि डिजीज़ जो है वो नॉन क्योरेबल है, यानी कम्प्लीटली नॉन क्योरेबल है। आप इस बीमारी को इरेडिकेट तो नहीं कर सकते, जड़ से ख़त्म तो नहीं कर पाओगे। तो जिसको एक बार हो गया, इट इज़ देयर टू स्टे. हाँ, दे विल सफ़र फ्रॉम इट लाइफ लॉन्ग, बट दे कैन मैनेज इट। बट जैसे बहुत डॉक्टर्स क्लेम करते हैं आजकल, यू डू हियर अबाउट दीज क्लेम्स कि नहीं नहीं ये तो कम्प्लीटली क्योरेबल है, तो यू से कि वो नहीं पॉसिबिलिटी है. We also hear the same, that many doctors are claiming on the social media, on the YouTube, that this disease is completely curable. But the truth is that this disease is not curable. वो क्या करते हैं कि अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। जैसे एक पेशेंट मेरे से मेडिसिन लेके गया, कैप्सूल लेके गया, और सिलिकन जेल होती है उसमें। कैप्सूल जब फिनिश हो गई तो उसने फ़ोटो क्लिक करके भेजी, सर ये मेडिसिन अलग किस्म की निकली है, इसमें सिलिकन जेल का क्या करना है। तो पेशेंट्स इतने भोले हैं हमारे देश में, उसे यही नहीं पता कि सिलिकन जेल भी जो है वो मेडिसिन नहीं है, वो सिर्फ ड्राइनेस को कंट्रोल, मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए रखी गई है। तो ऐसे एक पेशेंट को ये दिखेगा कि डिजीज़ जो है क्योरेबल है, तो क्या करेगा, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेगा उन डॉक्टर साहब को, चाहे वो डिग्री है उनके पास, डिग्री नहीं है, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। वो उसे तो अपनी डिजीज़ को इरेडिकेट करना है। और जहाँ 99.9% डॉक्टर ये कह रहे हैं कि डिजीज़ क्योरेबल नहीं है, और वहाँ 0.1% उन्हें ये दिख जाए कि क्योरेबल है, तो वो तो सीधे वहीं जाएंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। तो इसलिए ईजी अटेंशन के लिए वो क्योरेबल बताते हैं इस डिजीज़ को, ताकि पेशेंट जल्दी ग्रैब कर सके, ज़्यादा पेशेंट आए उनके पास। अच्छा, अब हमें बताइए ट्रांसप्लांट्स और डायलिसिस के बारे में. नाउ इससे रिलेटेड भी बड़े पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं. कोई बोलता है कराना चाहिए, कोई बोलता है नहीं कराना चाहिए. डॉक्टर्स भी अलग अलग चीज़ें बोलते हैं. ट्रांसप्लांट्स के बारे में भी बहुत अलग अलग टाइप्स की अंडरस्टैंडिंग्स हैं. कोई बोलता है एक बार करा लिया ट्रांसप्लांट तो अब यू आर सॉर्टेड फॉर लाइफ. कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि नहीं, ट्रांसप्लांट इज़ नॉट फुल एंड फाइनल सोल्यूशन. तो व्हाट डू यू थिंक कि इसके ऊपर आपका क्या व्यू पॉइंट है? एंड ऑल्सो अगर हम डायलिसिस की भी बात करें तो ऐसे भी क्या पेशेंट्स हैं कि अगर आप डायलिसिस ऑलरेडी करवा रहे हैं तो अगर आप उसके बाद आयुर्वेदिक पे मूव हुए तो उसका व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ दैट? देखो, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट पेशेंट के लिए तो बिल्कुल नई टर्म होती हैं। जब उसे पता चलता है कि किडनी फेल हो चुकी है, पजल रहता है डायलिसिस क्या है, ट्रांसप्लांट क्या है। तो क्या है, जब स्टार्टिंग में तो पेशेंट को मेडिसिन से ही मैनेज करना चाहिए डिजीज़ को।
इमरजेंसी सिचुएशंस में डायलिसिस करानी चाहिए, मेडिसिन का बिल्कुल इफेक्ट ना आए तब डायलिसिस करानी चाहिए। और आ जाए हम ट्रांसप्लांट पर, जब डायलिसिस से भी इफेक्ट अच्छा नहीं मिल पा रहा है पेशेंट को, डायलिसिस से भी मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो ट्रांसप्लांट की तरफ जाना चाहिए। लेकिन पेशेंट घबरा जाता है डायलिसिस को सुनते ही, उसको ऐसा लगेगा कि अब तो एंड आ गया लाइफ का, अब तो मैं बचूंगा नहीं। लेकिन उसको एज ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट देखना चाहिए इसको। और रही बात आयुर्वेद की, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी पेशेंट एक बार डायलिसिस पर चला गया तो उसकी डायलिसिस बंद की जा सकती है, इररिस्पेक्टिव उसके डिजीज़ जो है बहुत ज़्यादा एडवांस ना हो, यूरिन आना बंद ना हो गया हो, यूरिन आउटपुट जिसका बिल्कुल नील हो जाता है, यानी एंड स्टेज में होता थ्रू है। आयुर्वेद ये पॉसिबिलिटी है कि आप डायलिसिस से हट सकते हाँ, हैं। देयर आर पॉसिबिलिटी दैट वी कैन स्टॉप डायलिसिस। और ये मेंशन्ड भी है, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन इशू की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसमें प्रॉपर गाइडलाइंस बनाई गई हैं कि पेशेंट का डायलिसिस कैसे बंद कराना है आयुर्वेद के थ्रू, और कब पेशेंट को डायलिसिस पर भेजना है। तो आयुर्वेद डिनाई नहीं कर रहा कि आप डायलिसिस मत कराओ, जिनको नीड है उनको करानी पड़ेगी, लेकिन जिनको अननेसेसरी डायलिसिस पर पुश किया जा रहा है तो उनको हम बचा सकते हैं। उनके पास होप है पूरी कि आप आयुर्वेद हाँ जी, पे मूव करिए एंड यू कैन गेट ऑफ हाँ जी, डायलिसिस। पूरी होप है। और स्टैटिस्टिकली बात करें तो नॉन डायलिसिस पेशेंट में 95 to 97% सक्सेस रेट रहती है आयुर्वेद की, मैं अपनी प्रैक्टिस की बता रहा हूँ। और जो पेशेंट डायलिसिस करा चुका है उसमें 70 to 80% होप रहती है कि हम इरेडिकेट कर देंगे डायलिसिस को। और जिन्होंने ट्रांसप्लांट करा लिया है वो उनका ट्रांसप्लांट रिजेक्ट हो गया, जैसे आपने पूछा था, लोगों को लगता है कि सॉर्टेड हो जाता आई है। वाज जस्ट अबाउट टू आस्क दैट कि ट्रांसप्लांट रिजेक्ट हो जाए फिर क्या? हाँ, फिर भी तो आयुर्वेद में कुछ सोल्यूशन है क्या पहला हमारे तो ये है पास? कि पेशेंट को ये दिमाग से निकाल देना चाहिए कि उन्होंने ट्रांसप्लांट करा लिया तो उनकी पूरी लाइफ सॉर्टेड हो गई। सॉर्टेड नहीं हुई है, उन्होंने जो आज होना था उसको डिले किया है कल के लिए। एक ट्रांसप्लांट इंडिया में जो एवरेज है वो 2 साल से लेके और 10 साल तक चलता है एवरेज। और 70% ट्रांसप्लांट तो विद इन 2 ईयर्स आपके जो होते हैं रिजेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो इतना हाई परसेंटेज हाँ, है? क्योंकि हमारी डाइट जो है वो अडल्ट्रेटेड है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है आजकल, दिल्ली एनसीआर में तो काफ़ी है, वाटर जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो अडल्ट्रेटेड है। फिर दूसरी एक और गलती करते हैं, पेशेंट मेडिसिन लेना छोड़ देते हैं ट्रांसप्लांट कराते ही। उन्हें लगता है कि अब तो सॉर्टेड हो गया, अब डॉक्टर के पास जाना ही क्यों है, क्योंकि रिपोर्ट्स आ जाती है नॉर्मल। तो बीपी की मेडिकेशन, डायबिटीज़ की मेडिकेशन सब क्विट करना शुरू कर देते हैं, फिर और जल्दी रिजेक्ट होता है। लेकिन रिजेक्ट होने के बाद भी होप है, अराउंड 60 to 65% को आयुर्वेद से रिलीफ मिल जाता है ट्रांसप्लांट रिजेक्ट होने के बाद भी। डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करनी पड़ेंगी, थोड़ी एडवाइजेस को मानना पड़ेगा, तब तो मिल जाएगा। लेकिन पहले जैसा किया वैसा आयुर्वेद में भी आके करेंगे तो पर आपके सेल्फ कंट्रोल पे डिपेंड करता है कि कितना आप उसकी लॉन्जेविटी बढ़ा सकते हैं ट्रांसप्लांट की। ठीक है, अब बात करते हैं स्कैम्स और मिसकंसेप्शंस और किसी भी, मतलब आई थिंक आप हेल्थ की ऑन द होल बात करें तो मिसकंसेप्शंस रहते ही हैं। अभी जैसे हमने पहले बात करी कि डॉक्टर्स क्लेम करते हैं कि कम्प्लीटली क्योरेबल है, इस स्कैम से कैसे बचें? देखो सिंपल सॉल्यूशन, आपको इस बात को तो बिल्कुल यानी कि गोल्ड बिल्कुल रूल समझो इसको हाँ। कि क्योरेबल तो है नहीं, जो क्योरेबल बोल रहा है वो डॉक्टर ही फेक है, या तो वो क्वालिफाइड नहीं है या वो ओवर स्मार्ट है। हाँ जी। नॉन क्वालिफाइड ये बात बोले कोई, सो इवन एलोपैथी में क्योर इज इम्पॉसिबल, 100% क्योर? देयर इज नो क्योर इन एलोपैथी, नो क्योर इन आयुर्वेद, नो क्योर इन होम्योपैथी, नो क्योर इन यूनानी। कोई भी ऐसी दुनिया की पैथी नहीं है जो इस डिजीज़ को जड़ से ख़त्म कर सके। मैनेजमेंट है सबकी, अपने अपनी पैथीज़ की अपनी अपनी मैनेजमेंट है। जैसे मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ तो मैं आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव अच्छा बता पाऊंगा, एलोपैथी वाले डॉक्टर साहब एलोपैथी का बता पाएंगे। लेकिन अगर आप क्योर की तलाश में किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो तो आप कुछ नहीं, पैसा भी बर्बाद करोगे, आपकी हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज होगी, एंड ऑफ द डे क्योर आपको मिलेगा नहीं। सबसे पहला स्कैम है ये जो पेशेंट डेली बेसिस पर फेस करता है कि क्योर ढूंढने के लिए निकलता है और उसको मिल भी जाता है क्योर देने वाला, लेकिन क्योर नहीं मिलता है एंड ऑफ द और डे। इस होप में कि ये कम्प्लीटली सॉल्वेबल है। ठीक है, एक और चीज़ बताइए, काफ़ी पेशेंट्स हमारे फेस करते हैं ये कि जब एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो लोग बड़ा क्लियरली बोल देते हैं कि आप आयुर्वेद तो यूज़ करिए ही मत। इस थॉट के पीछे क्या आइडिया है, सही है, गलत है, क्यों ये चीज़ बोली जाती है? देखिए जब मैं डेली बेसिस पर पेशेंट देखता हूँ तो देखो हमें तो पता नहीं एलोपैथिक वाले डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं, पेशेंट बताते हैं कि जी हम आपका प्रिस्क्रिप्शन लेके एलोपैथी वाले डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने कहा ये क्या ले रहे हो हर्ब्स, इनसे तो आपकी किडनी और फर्दर डैमेज हो जाएगी। और एक पॉइंट वो ये उठाते हैं कि इसमें तो हैवी मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स आपकी किडनी में डिपॉजिट होंगे, लीवर में डिपॉजिट होंगे, टॉक्सिसिटी कोज करेंगे। लेकिन क्या है उसके पीछे उनका रीज़न, मैं समझता हूँ कि उन्हें लगता है कि हैवी मेटल एज पर साइंटिफिक एविडेंस कि हैवी मेटल हमें हार्म पहुँचाते हैं, लेकिन उन्हें आयुर्वेद की देखो नॉलेज है नहीं, क्योंकि वो आयुर्वेदिक बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते, उन्हें पता ही नहीं आयुर्वेदिक मेडिसिन कैसे बनती हैं। तो काफ़ी रिसर्च पेपर्स हैं आज के टाइम पे जिसमें हमने हैवी मेटल से बनी हुई मेडिसिन को ट्रायल्स किया रैट्स के ऊपर,
और वो ट्रायल सक्सेसफुल रहा है कि कोई टॉक्सिसिटी हमें उनमें देखने को नहीं मिली। लेकिन एलोपैथी वाले डॉक्टर साहब बोलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत है, लीगली भी और एथिकली भी। तो साइमल्टेनियसली अगर कोई चाहे वो एलोपैथी और आयुर्वेद साइड बाय साइड कर सकते हैं, कि आप एडवाइस करते हैं कि आप एक बार में एक ही चीज़ करिए? देखिए, ये भी बहुत जनरल डाउट है पेशेंट के मन में कि मैं एलोपैथी वाले डॉक्टर साहब के पास भी जा रहा हूँ, मैं आयुर्वेद में भी दिखा रहा हूँ, तो आयुर्वेद के साथ एलोपैथी मिक्स करें एंड आई कभी? थिंक वो डर के साथ आता है, डर के साथ है आता ना? जितनी कोई भी कॉम्प्लिकेशन जितनी ग्रेव होगी, जितना आदमी को डर लगेगा, आप फिर चारों तरफ भागना चाहते हैं, हर तरीके कहीं से भी सोल्यूशन लाना चाहते हैं। सही बात है। तो ये ऑटोमेटिक है कि अच्छा हाँ, हम सारी चीज़ें साथ में ट्राई कर लेते हैं। बट यू थिंक दैट शुड बी डन कि It should be done, but allopathic medicine should be monitored by allopathic doctor and Ayurvedic medicine should be monitored by Ayurvedic doctor, and there should be a minimum gap of 30 minutes to 60 minutes in between both pathy. अगर दोनों ले हाँ, रहे दोनों हैं ले रहे हो साथ तो में, 30 से 60 तो मिनट कम का से कम इंजेस्ट साथ में ना करें। साथ में ना करें, और उसका रिजल्ट विल gap बी मैजिकल रखें। इफ यू कंज्यूम बोथ मेडिसिन्स, रिजल्ट विल बी मैजिकल। अच्छा, दैट ओके, सो यू गिव अ थम्स अप टू कि प्लीज। देखो, जो डॉक्टर अच्छा होगा वो कभी दूसरी पैथी को मना नहीं करेगा। जो आयुर्वेद के ड्रॉबैक्स हैं उसको एलोपैथी कवर कर देती है, जो एलोपैथी की ड्रॉबैक्स हैं उसको हम कवर कर देते हैं, और पेशेंट को जो एंड ऑफ द डे डिजीज़ में आराम मिलता है, और मिलना भी यही चाहिए। डॉक्टर की तो यही है कि भाई पेशेंट को आराम मिले, कैसे भी मिले। राइट। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के साथ बहुत आइडियाज़ हीमोग्लोबिन को लेके भी जुड़े हुए हैं, कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि ड्रॉप हो जाता है। तो आप एग्जैक्टली बताइए कि होता क्या है, हाउ इज़ हीमोग्लोबिन अफेक्टेड बाय सीकेडी, और उसको इम्प्रूव करने के लिए पेशेंट को क्या करना चाहिए? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेशेंट फेस करता है डे टू डे बेसिस पे कि हीमोग्लोबिन फॉल कर रहा है। स्टार्टिंग में नहीं होता। 5 स्टेज होती हैं सीकेडी की। सीकेडी स्टेज 1, 2, 3, 4, 5। 3 के फर्दर 2 क्लासिफिकेशन है, 3A और 3B। दिस इज ऑल आफ्टर द फेलियर, आफ्टर किडनी फेलियर। CKD 1 is the starting of the disease and CKD 5 is the terminal failure when the patient is advised to take dialysis or transplant. तो जनरली CKD 3 से पेशेंट फेस करना शुरू करता है कि हीमोग्लोबिन अब उसकी रिपोर्ट्स में 11-12 के आसपास आ रहा है। फिर CKD 4 में पहुंचता है तो 10 से नीचे आ जाता है। 5 में पहुंचता है तो 5-6 ग्राम हीमोग्लोबिन रह जाता है। तो पेशेंट बड़ा पजल रहता है कि मेरी तो किडनी फेल है और हीमोग्लोबिन का क्या लेना देना है। लेकिन अगर आप साइंटिफिकली देखें तो बिल्कुल दोनों का लेना देना है। एरिथ्रोपोइटिन करके एक हार्मोन होता है जो किडनी के एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है बॉडी में, और हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जब किडनी फेल होती है तो उसका बनना भी कम हो जाता है। तो पेशेंट लगता है कि जैसे अनार खा लूँ, चुकंदर ले लूँ, या कोई भी ऐसी चीज़ ले लूँ जिसमें आयरन कंटेंट अच्छा हो। लेकिन अगर आप इसको लेमैन की लैंग्वेज से समझें, मान लो आप घर बना रहे हो और आपके पास रॉ मटेरियल है, सीमेंट है, डस्ट है, सब कुछ है, और आपके पास बनाने के लिए ज़मीन भी है, बनाने के लिए लेबर नहीं है। वो लेबर है EPO। तो आप आयरन कितना भी डाल लो बॉडी में, आप कितना भी विटामिन B12 डाल लो, जब तक बोन मैरो को सिग्नल नहीं जाएगा कि आपका हीमोग्लोबिन बनाना है तो बनेगा ही नहीं। वो किडनी का, अब किडनी कॉम्प्रोमाइज है तो EPO बाहर से डालना पड़ता है। सबसे बड़ी गलती यही है। इसलिए मैं बोल रहा था कि एलोपैथी और आयुर्वेद साथ चलता है तो मैजिकल रिजल्ट्स होते हैं, क्योंकि EPO लिख देते हैं एलोपैथी वाले डॉक्टर साहब और आयरन पूरा कर देते हैं हम अपनी मेडिसिन से। तो रॉ मटेरियल दे दिया हमने और उसको सो एक्चुअली जिसके लिए काफ़ी एलोपैथी वाले मना करते हैं कि आयरन एज अ हैवी मेटल है, वो एक्चुअली टर्न्स आउट टू बी अ बोनस, ब्लेसिंग, नॉट इवन इन डिस्गाइज। ठीक है। सो अच्छा, अब लेट्स टॉक अबाउट हॉट टब थेरेपी। पिछले कुछ सालों से ऑल ऑफ अ सडन बहुत फेमस हो गई है, बड़ी पॉपुलर हो गई है, एंड पीपल हैव स्टार्टेड, लॉट ऑफ डॉक्टर्स हैव आल्सो स्टार्टेड क्लेमिंग कि डायलिसिस भी रोका जा सकता है अगर आप हॉट टब थेरेपी लें। सो प्लीज़ टेल अस मोर कि ये हॉट टब थेरेपी है क्या, और प्रोज कॉन्स क्या हैं इसके? ये टॉपिक भी कंट्रोवर्शियल है काफ़ी, क्योंकि डॉक्टर्स 2 सेगमेंट में डिवाइडेड है। एक तो ये क्लेम करते हैं कि दिस थेरेपी इज़ बेनिफिशियल, एक ये कहते हैं इससे कुछ नहीं होता। जो बेनिफिशियल कहते हैं वो जनरली हमारी पैथी वाले हैं, आयुर्वेद वाले, और एलोपैथी तो इनको बिल्कुल इस कहता है कि हॉट टब थेरेपी से कुछ नहीं होता। और जो रियल आंसर है कि वो यही है कि इससे होता भी कुछ नहीं है। हॉट टब थेरेपी से आप क्रिएटिनिन को नहीं निकाल सकते, क्योंकि हॉट टब थेरेपी एक तो आयुर्वेद का पार्ट नहीं, वो पार्ट है चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन का, हमारी पैथी का पार्ट नहीं है। आप क्रिएटिनिन के बारे में भी बताइए, मतलब लॉट ऑफ लेमन विल नॉट नो कि क्या इसका क्या तो सिग्निफिकेंस है। क्रिएटिनिन तो है एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी, आम आदमी के लिए तो उसे समझ में ही नहीं आएगा क्या है। तो क्रिएटिनिन को आप आम भाषा में समझे तो वेस्ट मटेरियल मानो, आप एक कचरा है बॉडी के अंदर,
और वो बनता है मसल मेटाबॉलिज्म से। यानी अब मैं जैसे हाथ हिला रहा हूँ, मसल की मूवमेंट हो रही है, तो अब क्रेटिनिन मेरी बॉडी में बन रहा है। आप भी बात कर रहे हो, फोन होल्ड किया हुआ है, आपकी बॉडी भी क्रेटिनिन बना रही है। लेकिन हम और दोनों जितना वर्कआउट इंक्रीज होगा जिस भी तरीके से हाँ, उतना क्रिएटिनिन क्रेटिनिन ज्यादा बनेगा और बनेगा। बॉडी मास बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा। आप ज़्यादा वजनदार व्यक्ति हो तो 100 किलो वजन है तो क्रेटिनिन ज़्यादा बनेगा, और पतले हो तो क्रेटिनिन कम बनेगा। अब बेसिकली किडनी फेल होने के बाद उसका एक्सक्रीशन कम हो जाता है। बना सबकी बॉडी उतना ही रही है, निकल नहीं पा रहा। वाटर प्यूरीफायर की तरह समझ लो, आरओ की कैंडल खराब है और साफ नहीं कर पा रहे, बस ये है। क्रेटिनिन सबकी बॉडी सेम बना रही है। एंड हॉट टब थेरेपी से यूजुअली कहा जाता है कि क्रिएटिनिन निकल जाता है। उनका बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि स्वेट पोर से निकालने की बोलते हैं। स्वेट पोर से आप यूरिया निकाल सकते हो, थोड़ा बहुत क्रेटिनिन नहीं निकलेगा। 0.01% एक्सक्रीट होता है, वो नॉमिनल है, उससे कुछ होना नहीं है। ओह, सो इट डज नॉट रियली वर्क, नॉट फॉर बाकी चीजों के लिए ठीक है, बट बीपी मैनेज हो सकता है, सीकेडी में भी नॉट। सीकेडी में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, एंड ऑफ द डे डायलिसिस करानी पड़ेगी अगर इसी पर डिपेंडेंट रहोगे तो। ठीक है। अच्छा, अब हमें बताइए, आपकी धन्वंतरी क्लिनिक है, अगले 5 सालों में फ्यूचर पर्सपेक्टिव, वेयर डू यू सी योरसेल्फ, वेयर डू यू सी द क्लिनिक, किस टाइप का काम करने का आपका प्लान है, हाउ डू यू प्लान टू टेक दिस फॉरवर्ड? करंटली तो अभी धन्वंतरी आयुर्वेद में हम सीकेडी पर फोकस कर रहे हैं और बढ़िया स्ट्रॉन्ग होल्ड है हमारा इस डिजीज़ पर। लेकिन अगले 5 सालों में हम एक्सपेंड करना चाह रहे हैं बाकी डिजीज़ पर भी, जैसे CLD क्रोनिक लीवर डिजीज़ हो गया, कार्सिनोमा केसेस बढ़ रहे हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस। हम धीरे धीरे सबको पाइल अप करना चाह रहे हैं। लेकिन क्या है, पहले रिसर्च ड्राइवन होना चाहिए। आपके पास रिसर्च हो आपकी मेडिसिन को सपोर्ट करने के लिए, तो आप उस डिजीज़ को देखो। अगर आपको पता ही कुछ नहीं है, फिर ये हॉट टब थेरेपी वालों की तरह फॉल्स क्लेम हो जाएगा, वो हमें करना नहीं है। 5 साल के बाद हम देख रहे हैं कि जनरली सारी क्रोनिक डिजीज़ हम देखें और उसको मैनेज करें काफ़ी अच्छे से और सस्ते में। इकोनॉमिकल भी होना चाहिए पेशेंट के लिए। एंड ऑफ द डे पैसा तो लगेगा ट्रीटमेंट, मासेस तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो आप ऑल्सो गिव अस अ मैसेज, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो आज देख रहे हैं एंड जिनको या तो सीकेडी है या उनकी फैमिली में किसी को किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा सिंपल मैसेज है, देखो पहले तो घबराना नहीं है। अब डिजीज़ तो हो चुकी है तो, और नॉन क्योरेबल भी जैसा मैंने बताया, तो पहला तो क्योर मत ढूंढो, दूसरा घबराओ मत, और तीसरा जो भी आपके डॉक्टर साहब आपको एडवाइस कर रहे हैं उसको अच्छे से फॉलो करो, और आयुर्वेद से डरो मत। साथ में आयुर्वेद को लेके चलो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और हो सकता है आपका पूरा जीवन बिना डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के पास ऑन हो जाए, आप एक हेल्दी जीवन जी पाओ। बस लाइफस्टाइल आपको सुधारना पड़ेगा, गंदी आदतें, खाना पीना जैसे जंक फूड वैसे भी करनी चाहिए और वैसे ऐसे भी ऑल द करनी मोर करनी चाहिए। आप तो बिल्कुल ही करनी चाहिए। हाँ, ठीक है। सो डॉक्टर दीपक, एक और चीज़ बताइए, अब इसे घरेलू नुस्खा समझेंगे या आई डोंट नो व्हाट, बट बहुत लोग कहते हैं कि नीम के पत्ते ले लो, पीपल के पत्ते ले लो, उससे किडनी में के काम में इम्प्रूवमेंट आएगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? जो भी पेशेंट मेरे पास आता है उसमें 90% इस नुस्खे को कर चुके होते हैं। अच्छा, तो इसी बात से समझ के वो कर चुके हैं तो कोई रिलीफ नहीं मिला तभी आए हैं। तो मिथ ये है कि नीम और पीपल के पत्तों का अगर आप पेस्ट बना के और उसको स्क्वीज करके उसका जूस निकालोगे 1 कप, और रोज़ सुबह खाली पेट पियोगे, तो आपकी किडनी रिवाइव कर जाएगी। किडनी रिवाइव पहली बात होती नहीं। दूसरी बात, नीम और पीपल का पत्ता हर गली, हर नुक्कड़, हर कोने पे है। अगर ऐसा ही होता तो डायलिसिस यूनिट बंद हो चुकी होती, मैं भी इस बीमारी को नहीं देख रहा होता और कोई भी नहीं देख रहा होता। तो इससे कुछ नहीं होता। पोटेशियम ज़रूर बढ़ा लोगे आप अपना, तो एक कार्डियोलॉजिस्ट और इन्वॉल्व होगा, पॉकेट पे बर्डन बढ़ेगा, तो ये नुस्खा एंड ऑफ द डे आपको नुकसान पहुंचाएगा, फायदा कुछ नहीं। बेसिकली इट्स अ बिग मिथ। हाँ, बिग मिथ। ओके, हमारे व्यूअर्स ये भी जानना चाहेंगे, आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि एज फार एज डाइट इज कंसर्न्ड, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको दोज रिस्ट्रिक्शन शुड बी फॉलोड, कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए, और इवन पानी भी जहाँ तक इन्वॉल्व है, बहुत सारे मिथ्स हैं, लोगों को मिसकंसेप्शंस हैं, पानी कितना पीना चाहिए? सो प्लीज़ टेल अस अबाउट बोथ। पहले डाइट का क्वेश्चन में आंसर करता हूँ। डाइट की रिस्ट्रिक्शंस आपको इसमें फॉलो करनी चाहिए, और बेसिकली पोटेशियम रिच खाना नहीं खाना आपको। जैसे कि 5 एग्जांपल मैं हर पेशेंट को देता हूँ। नारियल पानी पहला, दूसरा केला नहीं खाना, तीसरा आलू नहीं खाना, चौथा हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी, पालक, मेथी, बथुआ, ये सब नहीं खाना, और 5th आपको किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल का जूस नहीं पीना। इन 5 की पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो बहुत अच्छी KFT आपकी मेंटेन रहेगी। तो ये तो हो गया डाइट का। तो जैसे लेट मी जस्ट इंटरप्ट यू, जैसे आपने बोला फ्रूट्स का जूस नहीं पीना, बट नॉर्मल फ्रूट आप खा सकते हैं, जूस ना निकालें, पर रॉ फ्रूट खा सकते हैं, उस पर भी कुछ देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन दैट। हाँ, जैसे आप जो पूछना चाह रहे हो कि विद पल्प हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते, तो जो हमने लिया फ्रूट, धोया, काटा, खाया, वो खाना चाहिए कि खा सकते हैं, लेकिन फ्रूट लो पोटेशियम वाला होना चाहिए। जैसे एप्पल लो पोटेशियम है,
गुआवा जो है वो लो पोटेशियम है। जितने भी फ्रूट जिनका पोटेशियम कंटेंट लो है वो आप खा सकते हो, वो भी मॉडरेट अमाउंट में, 1 बोल के आसपास। ऐसा नहीं है 1 किलो सेब खा लिए। तो ये तो डाइट का हो गया। अब आपने दूसरा क्वेश्चन पुट किया था कि पानी की रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं। अब इसमें इंसान को क्या लगता है कि पानी ज़्यादा पिएंगे तो फ्लश आउट हो जाएगा, किडनी फिल्टर अच्छे से करेगी, लेकिन उसकी फिल्ट्रेशन ही खराब है। तो जब वो फिल्टर और ये मिसकंसेप्शन है कि आप बार्ले वाटर पी लीजिए, धनिया का पानी पी धनिया का पानी पी लीजिए, लीजिए। कितनी सारी मिसकंसेप्शंस हैं। कोकोनट वाटर भी कई बारी लोग बोलते हैं नहीं नहीं, जितना पियो, जितना फ्लश आउट होगा उतना बेटर काम ये करेगी। मिथ सोसाइटी में प्रिवेल करता है कि आप जितना पानी पियोगे उतनी किडनी साफ होगी। वो किडनी स्टोन में तो चलता है क्योंकि किडनी फिल्टर कर रही है। अब किडनी की फिल्ट्रेशन ही कॉम्प्रोमाइज है, वो फिल्टर ही नहीं कर रही तो पानी को क्या करेगी। इसमें एक टर्म आती है EGFR, एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जितना फिल्ट्रेशन रेट किडनी का कम होता है उतना ही कम पानी पीना चाहिए। जैसे CKD5 वाले का 15 से कम होता है, तो वो अगर मेरे जितना पानी पिएगा तो स्वेलिंग आ जाएगी पूरी बॉडी में, पानी निकल ही नहीं पाएगा। पानी निकलने के रूट कितने हैं, या तो पानी पसीने के थ्रू निकलेगा, या स्टूल बनाने में काम आएगा, यूरिन में आएगा। सबसे बड़ा सोर्स जो पानी निकलने का वो यूरिन ही है, और यूरिन कम हो जाता है किडनी वाले पेशेंट में, और आप पानी पीते जा रहे हो। तो जो भी आपके डॉक्टर साहब हैं वो आपकी एक क्वांटिटी डिसाइड करेंगे, उतना ही पानी पीना है। और नहीं कर रहे डिसाइड तो उनको बोलो कि मेरी क्वांटिटी डिसाइड करो पानी की, मैं कितना पीऊँ 24 आवर्स में। अच्छा, टेल अस, अब हमारे व्यूअर्स हैं, इंडिया में हैं, अब्रॉड हैं, सभी जगह हैं, हाउ कैन समबडी रीच यू? देखो बेसिकली बड़ा सिंपल प्रोसीजर है मेरे से मिलने का। 2 तरीके से मैं पेशेंट देखता हूँ, एक तो ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। ऑनलाइन पेशेंट जनरली वो होते हैं जो बेड रिडन है या फिर बहुत दूर हैं, क्योंकि मैं तो नजफगढ़ दिल्ली के कोने में बैठा हूँ नजफगढ़ में। अब कोई असम में बैठा है, उसके लिए तो इतने दूर आना ठीक नहीं है CKD जैसी बीमारी में। तो उसमें तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है। जैसे प्ले स्टोर पे मेरे नाम से ही ऐप है, डॉक्टर दीपक धनखड़ के नाम से, उसको डाउनलोड करके और अपॉइंटमेंट बुक कर लो, और एक टाइम अलॉट हो जाएगा, जूम मीटिंग पे बात हो जाएगी, मेडिसिन डिस्पैच हो जाएंगी। ऑफलाइन बड़ा सिंपल है, आप सैटरडे संडे सुबह 11 बजे से लेके शाम 3-4 बजे तक नजफगढ़ दिल्ली में बैठता हूँ। सैटरडे संडे आप आ सकते हो। लोकेशन हमारे व्हाट्सएप नंबर से मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर मैं बता देता हूँ, 9625400576 पे आप व्हाट्सएप करोगे, लोकेशन मिल जाएगी, आप मिलो। मैं ना मिलूँ तो दवाई भी नहीं लेनी, कंसल्टेशन हो तो मेरे से हो, ना किसी से ना हो। So that is the kind of confidence that you carry and the ethics that you work with. Dr. Deepak, can we do a quick rapid fire? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, एक हर्ब बताइए जो हर किडनी पेशेंट को मालूम होनी चाहिए या लेनी चाहिए। गोखरू हर्ब का नाम है, साइंटिफिक नेम है ट्राइब्यूरस टेरिस्ट्रस। और ये एक तरीके की यानी कि वीड है, खरपतवार समझो आप इसे। 2 टाइप का होता है, छोटा और बड़ा। छोटा किडनी वाले में यूज़ होता है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, लेकिन इसकी डोज आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से एडजस्ट करें क्योंकि पोटेशियम बढ़ सकता है। सो डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। और राइट, सबसे बड़ा मिथ आयुर्वेद को लेके, स्पेशली किडनी हेल्थ के कंसर्न्स में? बेसिकली सबसे बड़ा मिथ ये है कि आयुर्वेद स्लो है। हमें पेशेंट सोचता है आज मेरे को सिम्टम्स हैं, मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन शुरू करूंगा, 6 मंथ में रिजल्ट आएंगे, इतने तो मैं डायलिसिस पहुंच जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप सही से सब कुछ फॉलो करोगे तो विद इन 5 to 10 डेज आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का पेशेंट है, क्या उन्हें प्रोटीन इनटेक बहुत कम कर देना चाहिए? कई केसेस में तो लोग बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, ये सही है या गलत है? देखो, बिल्कुल प्रोटीन इंटेक बंद करना बिल्कुल गलत है। प्रोटीन इंटेक बंद करोगे प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाएगी। CKD से तो फेस ही कर रहे थे, प्रोटीन डेफिशिएंसी से और सफ़र करोगे आप। तो आइडियल फार्मूला है इसका 0.5 ग्राम पर kg बॉडी वेट, जो WHO ने भी सपोर्ट किया है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन भी सब मानती हैं, इंडिया में भी सब नेफ्रोलॉजिस्ट इसको फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल 50 किलो का आदमी तो 25 ग्राम प्रोटीन। एक चीज़ जो CKD वाले पेशेंट को अभी राइट अवे खाना छोड़ देना चाहिए। राइट अवे पोटेशियम रिच चीज़ें जैसे हरी पत्तेदार सब्जियाँ, पालक हो गया, मेथी हो गया, ये नहीं खाना आपको। कोकोनट वाटर नहीं लेना। Can Ayurveda reverse chronic kidney diseases? No, Ayurveda can't reverse CKD, but basically it can manage your CKD. Creatinine यूरिया will lower, लेकिन आपकी बीमारी को रिवर्स करने का मतलब है नेफ्रॉन्स हमने जिंदा कर दिए। नेफ्रॉन्स रिवाइव नहीं करते, तो हम क्रिएटिनिन पैरामीटर्स मैनेज कर सकते हैं, क्योर नहीं कर पाएंगे। And as you said, Ayurveda क्या, एलोपैथी क्या, nobody can completely cure a kidney disease. Absolutely. Okay, hemoglobin is low in most kidney patients. क्या उन्हें ट्रांसफ्यूजन कराना चाहिए या नहीं? ट्रांसफ्यूज़न कभी भी नहीं कराना चाहिए CKD पेशेंट को। कार्डियक अरेस्ट के रिस्क जो हैं उसमें काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो उनको हार्ट अटैक आएगा फॉर श्योर विद इन अ वीक अगर वो ट्रांसप्लांट कराते हैं CKD के साथ साथ। या तो ट्रांसप्लांट करा के डायलिसिस कराओ या फिर मेडिसिन से इंक्रीज करो, ट्रांसफ्यूज नहीं कराना ब्लड। Okay, that's an absolute no.
I think that was great. Thank you so much for joining us today. So that was truly insightful. Dr. Deepak Dhankar's dedication to reviving and modernizing Ayurveda for chronic kidney care is nothing short of inspiring. From topping the state in his academic journey to transforming lives through his unique protocols, his story is a testament to what's possible when tradition meets innovation. Thank you once again, Dr. Dhankar, for joining us, and also thanks to him for sharing his incredible work with our viewers. This has been Zee News Story Makers. I'm Divya. Until next time, stay informed, stay inspired.